पार्ट 2 की वीडियो में तो हम इसमें डक्ट्स ऑफ द पैंक्रियास को देखेंगे, ठीक है, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई को देखेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज को देखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम क्लिनिकल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डक्ट्स को देख लेते हैं। तो मेन जो है वो 2 डक्ट्स जो है वो पैंक्रियास को ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है। एक जो है होती है मेन डक्ट, जो होती है उसको हम कहते हैं मेन डक्ट ऑफ द वायर संग, ठीक है, जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर होता है और पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द पैंक्रियास पे मौजूद होती है, ठीक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं ये वाइट कलर से ना, इसका वाइट कलर होता है तो इसीलिए जो है हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। टेल ऑफ द पैंक्रियास से शुरू होती है, ठीक है, नेक ऑफ द पैंक्रियास तक सीधी सीधी आ जाती है और फिर डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर जाती है इनटू द हेड ऑफ द पैंक्रियास। अच्छा, और ये जो हमारी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, ये ट्यूबिटरीज स्मॉल रिसीव करी होती है, ठीक है, वी शेप्ड, जिनको हम कहते हैं कि ये कौन सी ट्यूबिटरीज, ये वाली जो ट्यूबिटरीज होती हैं ये इसको हेरिंग बोन पैटर्न देती हैं, ठीक है। बेंड हमने कहा कि ये बेंड कर गई थी नेक में, ठीक है, डाउनवर्ड प्रोजेक्ट हो गई थी हेड में, ठीक है। ये हमारी मेन डक्ट आ गई थी, हमारी मेन डक्ट ऑफ द वायर संग, ठीक है, जो कि 3 मिलीमीटर है डायमीटर में, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेड ऑफ द पैंक्रियास में ये आई है, तो ये जो है ना कंबाइन हो जाती है हमारी बाइल डक्ट के साथ, ठीक है, बाइल डक्ट के साथ ये कंबाइन हो जाती है, ठीक है, और एक कॉमन डक्ट बना देती है जिसको हम कहते हैं कि जो है हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला। हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला जो है वो जाके ओपन होता है हमारे डिओडेनम में, डिओडेनम के, अच्छा, ये हमारे सी शेप्ड कर्व हमारे हेड के पास हमने कहा डिओडेनम पड़ी होती है, ठीक है। जो हमारी डिओडेनम होती है ना, उसमें 2 पेपिली मौजूद होती हैं, एक होता है मेजर डिओडेनल पेपिली, ठीक है, और एक होता है छोटा सा माइनर डिओडेनल पेपिली, ठीक है, माइनर डिओडेनल पेपिली। अब जो हमारी ये जो आ रही है हमारी एसेसरी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट ने मिलकर जो हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला बनाया है, वो आके ओपन हो जाता है हमारे मेजर डिओडेनल पेपिली में, ठीक है। जो कि ये जो मेजर डिओडेनल पेपिली होता है ना, ये पाइलोरस से 8 to 10 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टल मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी पैंक्रियाटिक डक्ट की, जो है जिसको हम कहते हैं एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। तो जो हमारी एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है वो हेड से ही ओरिजिनेट करती है, ठीक है, और क्रॉस करती है हमारी ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है इसको, और जाके ओपन हो जाती है माइनर डिओडेनल पेपिली में, ठीक है। माइनर डिओडेनल पेपिली जो है वो 6 to 8 सेंटीमीटर जो है वो तकरीबन 6 to 8 सेंटीमीटर डिस्टल होता है हमारे पाइलोरस से, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी आर्टेरियल सप्लाई की, हमारे पैंक्रियास की। तो आर्टेरियल सप्लाई में अगर हम देखें तो इसको जो है ना मेनली 3 जो है वो आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। एक तो हम ये बात कर लें कि जो हमारे स्प्लीन का जो पैंक्रियास का टेल है ना, वहाँ पे हमारी स्प्लीन मौजूद है, ठीक है। स्प्लीन में ज़ाहिर स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन में से आ रही होती है। स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो सप्लाई मेन थोड़ी सी पैंक्रियाटिक ब्रांचेस देती है और पैंक्रियास को सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सीलियक ट्रंक मौजूद है, ठीक है, सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है गेस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गेस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, जो कि हमारे पैंक्रियास को सप्लाई कर रही होती है। दूसरी एक और हमारे पास चीज़ मौजूद है, हमारे पास एक और आर्टरी मौजूद है, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो है वो इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडेनल ब्रांचेस देती है, जो कि हमारे पैंक्रियास को सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये हमारी होगी पैंक्रियास की आर्टेरियल सप्लाई। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पैंक्रियास की वीनस ड्रेनेज। तो वीनस ड्रेनेज में भी वही इसी तरह कि यहाँ पे स्प्लीन मौजूद है, तो स्प्लीन में से जो है वो वेन आएगी, मतलब स्प्लीन वाली वेन ही इसको ड्रेन करेगी, स्प्लेनिक वेन, ठीक है। दूसरा सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन इसको ड्रेन करी होती है और पोर्टल वेन ड्रेन करी होती है। 3 वेन्स जो है वो इसको ड्रेन करी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में ना, इसमें पैंक्रियाटोस्प्लीनिक स्प्लीन थी हमारी, ये पैंक्रियास पड़ा हुआ था, इसके पास स्प्लीन थी, इसके ऊपर स्टमक लाई कर रहा था, ठीक है। इसको स्टमक आप कंसीडर कर लें, हो तो नहीं सकता, चलें स्टमक कंसीडर कर लें कि ये स्टमक है, तो उसमें, ठीक है, तो इसको देख लें बस आप कि ये जो है ना हमारी ये पैंक्रियास मौजूद है, ठीक है। इसके पास हमारे पास है कि स्प्लीन पड़ी हुई है, ठीक है। स्प्लीन के साथ और पैंक्रियाटोस्प्लीनिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा, सीलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन होगा और सुपीरियर मेजेंटेरिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जो है वो ड्रेन होगा, ठीक है, इसका लिम्फ। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी नर्व सप्लाई की, ठीक हो गया। तो नर्व सप्लाई में हम देखें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो वैगस नर्व सप्लाई करी होती है, ठीक है, जो कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। अब पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को एक और चीज़ भी कंट्रोल करी होती है, एक हार्मोन होता है जो कि ड्यूडेनम के एपिथेलियम में से आ रहा होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ड्यूडेनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो कोलिसिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि हमारी जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। एक तो वैगस नर्व कंट्रोल करी है, दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है वो कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं हम सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की। तो सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई वेसोमोटर होती है, यानी हमारे जो पैंक्रियास के, मतलब हम कह सकते हैं कि उसके जो वेसल्स होंगी उनको कंट्रोल करता है, और ग्रेटर स्प्लैंचनिक नर्व्स जो हैं वो उसको सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस हमारे जो पैंक्रियाज हैं पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। अच्छा, पैंक्रियाटिक जूस का जो मतलब पैंक्रियाटिक जूस है वो तकरीबन 8
पीएच प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अल्कलाइन मीडियम जो है वो हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में, ठीक है। इस तरह एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि हाइड्रोलाइज कराता है स्टार्च को, ग्लाइकोजन को और डाइसेक्राइड्स को। फिर एक और हमारे पास लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंडोक्राइन फंक्शन इसका ये होता है कि ये इंसुलिन सिक्रीट कराता है। अब इंसुलिन का हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो हमारी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रही होती है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ज़ाहिर है हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे जो है वो फंक्शन हो गया हमारा पेंक्रियाज का। अब हम पेंक्रियाज के थोड़े से क्लिनिकल्स देख लेते हैं। पहली बात है पेंक्रियाटिटिस, ठीक है। पेंक्रियाटिटिस टिस आ गया तो मतलब इन्फ्लामेशन हो गई है, तो पेंक्रियाज जो है वो सूज गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है पेंक्रियाज की, तो वो इस तरह से हो जाती है, ठीक है। मेनली इस तरह होता है कि मम्प्स जो होते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन से एक्यूट पेंक्रियाटिटिस हो जाता है और ये सीरियस डिजीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा पेंक्रियाज है उसमें जो है वो सिस्ट डेवलप हो जाती है, ठीक है। कोई ट्यूमर सा आ जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि हेड ऑफ द जो पेंक्रियाज है उसमें मेनली कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। कार्सिनोमा डेवलप, अब हेड ऑफ द पेंक्रियाज में हमने कहा था कि एक हमारे पास डक्ट आ रही थी, ठीक है, जिसको हम कह रहे थे मेन डक्ट पेंक्रियाज की, और दूसरा हमारे पास आ रही थी बाइल डक्ट, ठीक है। बाइल डक्ट और मिलकर दोनों हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला बना रही थी। अब अगर आप ये बात करें कि यहाँ पे कोई सिस्ट डेवलप हो जाए, इतनी बड़ी सारी सिस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगी? इस बाइल डक्ट को कंप्रेस करेगी ना। तो बाइल डक्ट की जो मतलब कह सकते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को मतलब कॉज करेगा, लीड करेगा, ठीक है। दूसरा ये कि पोर्टल वेन पर इसकी वजह से असर पड़ सकता है। पोर्टल वेन जो होती है वो प्रेशर पड़ सकता है उस पर, ठीक है। दूसरा ये होता है कि पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन भी इस वजह से हो सकती है। अच्छा, पेंक्रियाटिक सिस्ट जो होती है ना वो एक फिक्स ट्यूमर होता है, ठीक है, और सिम्टमलेस होता है। अच्छा, अब पेंक्रियाटिटिस हो गया तो मतलब जो पेंक्रियाज है ज़ाहिर है उसमें पेन मौजूद होगा ना, तो पेन जो है वो पुअरली लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज नहीं होता, रेफर्ड होता है, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रियम में पेन होता है, हमारे पोस्टीरियर पैरावर्टिब्रल रीजन यानी पीछे जो हम कह सकते हैं पीछे वाले रीजन, बैक वाले रीजन में हमें पेन महसूस होता है इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है। ये जो है वो पेंक्रियाटिटिस एक तो ये प्राइमरी भी हो सकता है और गाल स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है जो हमारी गाल ब्लैडर में मौजूद होते हैं या कॉमन बाइल डक्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे ये हमारा जो प्रोसेस था ना, ये वाला, ये था अनसिनेट प्रोसेस हमारे पेंक्रियाज का। तो अनसिनेट प्रोसेस जो होता है उसके पीछे हमारे सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सुपीरियर मेजेंटेरिक वेसल्स, अब हम अगर पेंक्रियाज हमारा सूज गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो आर्टरी जो है वो उसकी एन्यूरिज्म हो सकता है और वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि पेंक्रियाज की जो है ना बहुत ज़्यादा उसको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है। अगर हमारे पेंक्रियाज जो है वो उसको ब्लड सप्लाई उसकी मतलब जो है वो ज़ाहिर है उसको कोई डैमेज हो गया है, कोई मसला हो गया है पेंक्रियाज में, तो उसकी वजह से हेमरेज होगा ना, तो जो ब्लड होता है वो ग्रोइन तक के रीजन में आ जाता है और बेयर एरिया ऑफ द लिवर जो है उस पर आ जाता है और ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, यहाँ तक जो है ना हमारा ब्लड आ जाता है, अम्बलाइकस तक आ जाता है, जो हमारी इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है उसकी वजह से ना, ठीक है। दूसरी बात ये कि पेंक्रियाटिटिस की वजह से गैस्ट्रिक स्टेसिस हो सकता है। गैस्ट्रिक स्टेसिस मतलब ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा पेट भरा हुआ है और कुछ खाने की जगह नहीं है, ठीक है, और इस तरह की वॉमिटिंग होती है, ठीक है, वॉमिट वाली फीलिंग और वॉमिटिंग, ठीक है, नोज़िया जिसको कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि पैरालिटिक इलियस हो जाता है कि यानी इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक हो गया, ये पेंक्रियाटिटिस की वजह से हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि एक जो है वो हमारे पास सूडोसिस्ट बन जाती है। सूडोसिस्ट ये होता है, ये देखें, ये जो सूडोसिस्ट है ना, ये वाली पेंक्रियाज के ऊपर बन गई है, तो इसमें ये होता है कि जो इन्फ्लामेशन हुई होती है ना पेंक्रियाज की, तो उसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो लेसर सैक ऑफ द पेरिटोनियम में जमा हो जाता है। लेसर सैक ऑफ द पेरिटोनियम में जमा होने की वजह से फ्लूइड जो है वो ये सूडोसिस्ट बन जाती है, इसको ड्रेन करना पड़ता है, ठीक है, इसको ड्रेन करना पड़ता है। उसके बाद एक और बात होती है कि जो हमारा पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज की रिसेक्शन, ठीक है, तो पेंक्रियाज को जो है ना रिमूव कर मतलब हटा उसकी रिसेक्शन करना इतना आसान नहीं होता, सिर्फ हेड और नेक जो है वो हो सकती है, बाकी ये जो बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज है, ये टेल ऑफ द पेंक्रियाज, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। एक और इसमें क्लिनिकल रह गया हमारा ये एनुलर प्रोसेस ऑफ द पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज जो है वो एनुलर प्रोसेस में ये होता है कि ये एक हम कह सकते हैं कि हमारी जो है ये कोई डेवलपमेंटल एनैमली है, ठीक है। इसमें ये होता है कि पेंक्रियाटिक टिश्यू जो होता है ना वो आके ये पेंक्रियाज है ना, पेंक्रियाटिक टिश्यू जो है वो आके डिओडेनम को जो है वो क्रॉस कर लेता है, मतलब उसके डिओडेनम के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और सराउंड कर लेता है डिओडेनम को और ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं एनुलर पेंक्रियाज। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेंक्रियाज।